हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अगला टॉपिक मुद्रा मनी के बारे में बात करेंगे। यह आपका प्रीलिम्स और मेंस, इसके अलावा व्यापम के सभी एग्ज़ाम, इनमें आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रारंभिक कक्षाएं थी उसका आप सभी को बैकअप क्लास मिल चुका है। केवल आपका 60% सिलेबस हो पाया था, आगे 40% सिलेबस और बचा हुआ है, तो उसको भी बहुत ही जल्द पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं मुद्रा के बारे में। क्या है मुद्रा, आप सभी जानते हैं। आइए इसे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि आप अगर मेंस में प्रश्न पूछा जाता है तो किस तरह से लिखेंगे, और प्रीलिम्स में अगर प्रश्न आता है तो आप आंसर किसको लेंगे। टॉपिक है मुद्रा। सबसे पहले परिभाषा, आखिर मुद्रा क्या है। तो मुद्रा का अभिप्राय मात्र नोटों या सिक्कों से नहीं है, उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान माध्यम के रूप में समानतः स्वीकार की जाती है। एक बार और देखिए, फिर समझाता हूँ। मुद्रा का अभिप्राय मात्र नोटों या सिक्कों से नहीं है, उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान माध्यम के रूप में समानतः स्वीकार की जाती है। आप किसी किराने दुकान में जाते हैं और कुछ वस्तु आप खरीदते हैं। यदि उसके बदले वर्तमान में आप केवल नोट या सिक्के देते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में जब हम पृथक्करण पढ़ रहे थे, पर संस्कृतिकरण पढ़ रहे थे, वहाँ उल्लेख किए थे कि यदि एक व्यक्ति धान की फसल करता है और वहीं दूसरा व्यक्ति गेहूं की फसल करता है, तो इनके बीच जो वस्तु का क्रम विनिमय होता है, गेहूं वाला धान देता है और धान वाला दूसरे को गेहूं देता है, यह भी आपका एक भुगतान संतुलन है कि आप गेहूं के बदले धान दिए हैं। तो मुद्रा क्या है, मात्र नोटों या सिक्कों से नहीं है, उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान माध्यम के रूप में समानता स्वीकार की जाती है। मुख्य बिंदु क्या है, समानता स्वीकार। ये आपका ऐसी बेसिक परिभाषा है आपकी जानकारी के लिए। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से क्या है, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसे वस्तुओं व सेवाओं के बदले विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। क्या है, एक बार और देखिए। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। जो भी वस्तु आपको परचेज करनी है, खरीदनी है, उसके लिए जो भी आप उसको पे करते हैं, देते हैं, इनके बीच एक संतुलन स्थापित होता है कि ये वस्तु देने वाले को कोई घाटा ना हो, या जो पैसा पे कर रहा है या किसी भी वस्तु को दे रहा है उसको भी किसी भी प्रकार का हानि या नुकसान ना हो, उनके बीच भुगतान का संतुलन स्थापित हो, यह आपका मुद्रा है। वर्तमान में भारत के सभी समकालीन मुद्राएं फिएट प्रणाली पर आधारित है। क्या है फिएट प्रणाली, आगे देखेंगे। तो याद रखेंगे, वर्तमान में भारत की जो सभी समकालीन मुद्राएं हैं वह फिएट प्रणाली पर आधारित है। अगला है आपका फिएट प्रणाली। क्या है फिएट प्रणाली, आइए देखते हैं। फिएट प्रणाली से तात्पर्य है कि कोई मुद्रा कानूनी रूप से तभी स्वीकार की जाएगी जब उसे सरकार मान्यता देगी,
अर्थात इन वस्तुओं का स्वयं में कोई महत्व नहीं होता है। आप यदि 2000 का नोट रखे हैं और उसमें सरकार यदि मान्यता नहीं देती है तो वह 2000 का नोट की वैल्यू वैध समाप्त हो जाएगी। तो फिएट प्रणाली से तात्पर्य वही है कि कोई जो मुद्रा है उसको कानूनी रूप से स्वीकार किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा। यही आपका फिएट प्रणाली है। एक बार और देख लीजिए। फिएट प्रणाली से तात्पर्य है कि कोई मुद्रा कानूनी रूप से तभी स्वीकार की जाएगी जब उसे सरकार मान्यता देगी, अर्थात इन मुद्राओं का स्वयं में कोई महत्व नहीं होता है। यह हुआ आपका मुद्रा और फिएट प्रणाली के बारे में। तो मुद्रा के रूप कौन कौन से हैं जी? विभिन्न समय में देखेंगे। सैलखड़ी है, धातु है, हम पढ़ेंगे जब भारतीय इतिहास अध्ययन करेंगे उस दौरान। अभी वर्तमान में आपका कागजी चलता है, कागज वाला जो नोट है, इसके अलावा जो सिक्के हैं। आइए बात करते हैं मुद्रा के प्रकार के बारे में। आखिर मुद्रा किस प्रकार की होती है, कैसे है? तो सबसे पहले देखते हैं मांग के आधार पर, उसके बाद देखेंगे उपलब्धता के आधार पर। मांग के आधार पर दो भागों में विभाजित कीजिए। पहले में लिखिए हॉट मनी, गर्म या उष्ण मुद्रा। दूसरा है कोल्ड मनी। यह आपके मांग के आधार पर है, हॉट मनी, कोल्ड मनी। हॉट मनी क्या है? ऐसी मुद्राएं जिसकी मांग अधिक हो। मांग के आधार पर देख रहे हैं, तो ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अधिक हो वह हॉट मनी के अंतर्गत आता है। दूसरा है कोल्ड मनी, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग कम हो। ऐसी मुद्रा जिसकी मांग कम हो कोल्ड मनी है। वहीं आपका जिसकी मांग अधिक हो वह मुद्रा आपका हॉट मनी है। तो देखिए, दो देशों के बीच व्यापार जब होता है तो उनके बीच जो लेन देन है वह डॉलर के रूप में होता है। इस तरह से जो आपका डॉलर है वह हॉट मनी के अंतर्गत आएगा, जिसकी मांग अधिक रहती है। दूसरा क्या है? उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर भी इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हार्ड मनी, दूसरा है सॉफ्ट मनी। हार्ड मनी अर्थात कठोर मुद्रा और सॉफ्ट मनी मुलायम मुद्रा। तो हॉट मनी देख लिए, कोल्ड मनी देख लिए। अब आगे देखेंगे हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी। चलिए लिखिए हार्ड मनी में ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अधिक हो, उसकी तुलना में उपलब्धता कम हो। ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अधिक हो, उसकी तुलना में उपलब्धता कम हो। यह आपका हार्ड मनी के अंतर्गत आता है, जैसे है अमेरिकी डॉलर। दूसरा है सॉफ्ट मनी, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग कम हो और आपूर्ति ज़्यादा हो। वह आपका सॉफ्ट मनी के अंतर्गत आता है, जिसमें भारत का मुद्रा है, पाकिस्तान का मुद्रा है। यह हुआ आपके मुद्रा के प्रकार। पहला हम देखें मांग के आधार पर और दूसरा उपलब्धता के आधार पर। आखिर भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य किसका होता है? हम पहले भी पढ़े हैं जब आरबीआई का अध्ययन कर रहे थे कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब स्थापित हुआ थे जी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सभी बताएं कमेंट करके। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब हुआ था? बैकअप क्लास आप सभी को दिया गया है तो याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हम उनके प्रमुख कार्यों के बारे में देखे थे, जिसमें से एक है भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य किनका होता है? तो आरबीआई का होता है।
ठीक है, इन आरबीआई के बारे में अध्ययन कर लिए हैं जी। जो अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं देखे हैं, तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक दीजिए, भारत में मुद्रा तथा करेंसी। भारत में मुद्रा और करेंसी के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्ष 1935 में मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई को दिया गया। अभी देखें कुछ ही देर पहले कि आरबीआई की स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। दूसरा है वर्ष 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के सिंहों के चित्र अंकित किए गए हैं। अशोक स्तंभ के जो सिंह के चिन्ह हैं, वर्ष 1947 में पत्र मुद्रा पर अंकित किए गए थे। तीसरा है वर्ष 1984 में जो वर्तमान में आपको मुद्रा प्राप्त होती है, जो नोट है जिसमें महात्मा गांधी जी का चित्र छपा रहता है, अंकित रहता है, उसे 1984 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट जारी किए गए थे। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है और पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इस तरह से भारत में मुद्रा और करेंसी के रूप में 1935, 1947 और 1984 में अंकित किए गए थे। याद रखेंगे प्रथम भारतीय मुद्रा गोल्ड सिल्वर का बना था। जो भारत में प्रथम मुद्रा कानून 1835 के समय मिला था, तो कौन सा था बताइए आप सभी, अगर जानते होंगे तो। पहला इंडियन करेंसी था मेटोलाइड, जो आपका भारत में प्रथम मुद्रा कानून 1835 के समय बना था, इसलिए इसे प्रथम भारतीय मुद्रा कहा जाता है। इसी में आप देखेंगे कि भारत में कागजी मुद्रा की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में कागजी मुद्रा जारी किया गया था। ये पूर्णतः स्वतंत्रता के पूर्व था। उसके बाद हम देख रहे हैं भारत में मुद्रा तथा करेंसी, जिसमें 1935 का आरबीआई जब स्थापित हुआ था, उसमें मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई को दिया गया। बाकी 1947 और 1984 आपके वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है निर्गमन। आखिर निर्गमन क्या है? जारी करना। तो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है और किसका हस्ताक्षर होता है? आइए देखते हैं। जो 1 रुपये का आप नोट देखे होंगे, कितने लोग देखे हैं जी? सभी देखे होंगे। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। सिर्फ 1 रुपये का नोट में ही वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, याद रखेंगे, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जबकि 1 रुपये के बाद जितने भी नोट हैं उस पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का होता है, जो मुद्राएं आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है, इसलिए वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। वही 1 रुपये के बाद, जैसे 2 रुपये से लेकर आपके वर्तमान में की बात करें तो 2000 रुपये तक के नोट आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यह हुआ आपका निर्गमन के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात नोट के रूप में लिखा है, याद रखेंगे। ये पूछा गया प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। जो आपको मूल्य दिखेगा, चाहे वह आप 2 की बात करें, 5 की बात करें, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 या 2000, वर्तमान में तो 1000 नहीं है, तो सभी नोटों पर जो मूल्य अंकित होते हैं वह 17 भाषाओं में लिखा होता है। तो याद रखेंगे 17 भाषा में लिखा रहता है। ये पूछा गया प्रश्न है।
वर्तमान में भारत में सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो 3 जगह पर स्थित है, और भारत में नोट प्रेस की बात करें तो ये भी 3 जगह पर स्थित है। सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी प्रेस है नासिक में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है हैदराबाद में, करेंसी पेपर मिल है होशंगाबाद में। वही भारत में नोट प्रेस की बात करें तो ये भी 3 स्थान पर है। करेंसी नोट प्रेस है नासिक में, बैंक नोट प्रेस है देवास पे, जबकि आरबीआई बैंक नोट प्रेस है 2 स्थानों पर, एक सालवानी है पश्चिम बंगाल में और दूसरा मैसूर है कर्नाटक में। दोनों अलग अलग है और प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे नेशनल सिक्योरिटी प्रेस स्थित है आपका नासिक में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है हैदराबाद में, और करेंसी पेपर मिल है आपका होशंगाबाद में। वही भारत में नोट प्रेस में देखेंगे तो करेंसी नोट प्रेस है नासिक में, बैंक नोट प्रेस है देवास में, जबकि आरबीआई बैंक नोट प्रेस है सालवानी पश्चिम बंगाल और मैसूर कर्नाटक में। ये हुआ भारत में सिक्योरिटी प्रेस और नोट प्रेस के बारे में। अगला है महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपके मुद्रा से संबंधित है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको समझेंगे क्योंकि आपका मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है 30 शब्दों के प्रश्न में। तो आइए देखते हैं पहले एंगल का सिद्धांत, उसके बाद देखेंगे ग्रेसम का नियम क्या है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले लिखिए एंगल का सिद्धांत क्या है। एंगल का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद इसको समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसके खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं, उनमें से केवल एक ही व्यक्ति आय अर्जित करता है, एक ही वस्तु कमाता है, तो वही एक वस्तु का जो कमाई है वह 5 सदस्य पर खर्च होगा। इससे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उस पर खर्च का प्रतिशत ज़्यादा होगा क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा कमाई की जा रही है। वही यदि 5 व्यक्ति में से मान लीजिए 2 या 3 व्यक्ति आय अर्जित करता है तो उन पे जो खाने पीने की वस्तु का केवल एक ही व्यक्ति पर दबाव था वह अब 2 से 3 व्यक्तियों पर बंटवारा हो चुका है, जिससे खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। ये आपका एंगल का सिद्धांत था। दूसरा है ग्रेशम का नियम। क्या है ग्रेशम का नियम? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न में पूछा जाता है। यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। यह आपका ग्रेशम का नियम है। इसमें आपको एक और शब्दावली मिल सकती है कि बुरी मुद्रा बाजार में अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। दोनों वही है कि बुरी मुद्रा बाजार में अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, या यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती है। तो कैसे कर देती है, आइए समझते हैं ग्रेशम के नियम को। चलिए, आपके पास 2 नोट हैं। मान लीजिए 500 के आपके पास 2 नोट है। एक नोट आप तुरंत एटीएम से जाकर निकालते हैं जो एकदम नया रहता है। आप उसको देखेंगे या तो मोबाइल के कवर, बैक कवर में लगा कर रखते हैं, पर्स में रखे रहते हैं। लड़के हैं और लड़कियां दोनों वही काम करते हैं। तो जो नई मुद्राएं होती हैं उसको आप खर्च करना नहीं चाहते हैं। जब आपके पास कोई दूसरा विकल्प में हो तब की बात है। वही नया एटीएम से निकाले हुए पैसा और जो आपके पास पहले से एक 500 का नोट था जो रंग थोड़ा सा डाउन हो चुका था, थोड़ा सा
नए मुद्रा की तुलना में कम नया था, कहना चाहिए पुराना मुद्रा था। वहीं आप जो नया मुद्रा है उसको अगर कहीं कुछ खरीदी करेंगे तो नए नोट को आप नहीं देंगे, पुराने जो नोट आपके पास था उसको आप दुकानदार को देंगे। तो परिभाषा में यही कहा जा रहा है कि जो घटिया और बढ़िया, बुरी और अच्छी दो प्रकार की मुद्राएं आपके पास थी, तो अच्छी मुद्राएं को या बढ़िया मुद्रा को आप खर्च करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वह दिखने में अच्छा है, पकड़ने में भी अच्छा लग रहा है। तो परिभाषा भी यही कहती है कि जो घटिया मुद्राएं हैं वह बढ़िया मुद्रा को बाहर कर देती है, तो क्योंकि आप पुराने मुद्रा को दिए हैं और नए मुद्रा को नहीं दिए हैं। तो ये है आपका ग्रेशम का नियम। इसके पहले देखें एंगल का सिद्धांत। ये प्रमुख सिद्धांत को याद रखेंगे, मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला है राष्ट्रीय मुद्रा। आप सभी को अवगत होगा, जानकारी होगा कि हमारा राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। रुपया के बारे में आइए बात करते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी है, एनटीपीसी है, वनडे एग्ज़ाम, व्यापम तक के प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। स्वीकार कब किया गया है? 15 जुलाई 2010 को। डिजाइन किनके द्वारा दी गई है? डी उदय कुमार, ये आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे। डिजाइन दिया गया है डी उदय कुमार के द्वारा, स्वीकार किया गया है 15 जुलाई 2010 को। जो आपको रुपया इस तरह से लिखा रहता है वह आपका देवनागरी लिपि में है। कौन सी लिपि में है? लिपि देवनागरी लिपि में जो रुपया का अंक चिन्ह है। विशेष क्या है? तो भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसके पास खुद का प्रतीक चिन्ह है। क्या है कि भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसके पास खुद का मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। 5वां क्यों है? क्योंकि इससे पहले आपके अमेरिका हैं, ब्रिटेन है, जापान है और यूरोपियन जो समूह देश है उनके पास स्वयं की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह था। लेकिन 15 जुलाई 2010 के बाद भारत के पास भी खुद के मुद्रा का प्रतीक चिन्ह आ गया है जो देवनागरी लिपि में है, रुपया, जिसका डिजाइन डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। यह हुआ राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में। आइए अगला बात करते हैं, मुद्रा पूर्ति की माप कैसे की जाती है, कौन सा मुद्रा सर्वाधिक महत्व का होता है, किसे संकीर्ण मुद्रा कहते हैं, किसे विस्तृत मुद्रा, इस सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिंदु दीजिए, मुद्रा पूर्ति की माप। मुद्रा पूर्ति की माप आरबीआई के द्वारा 1997 में मुद्रा पूर्ति की माप सर्वप्रथम की गई थी। कब की बात है? 1997 की बात है। आधार क्या है? तो तरलता के अंश के आधार पर मुद्रा पूर्ति की माप की जाती है। क्या है तरलता? अभी देखेंगे। इतना बस याद रखेंगे कि आरबीआई द्वारा 1997 में मुद्रा पूर्ति की माप प्रस्तुत की गई थी जिसका आधार था तरलता के अंश के आधार पर मुद्रा पूर्ति की माप की गई थी। तो आइए बात करते हैं तरलता क्या है। लिक्विडिटी, तरलता। तरलता किसी संपत्ति या साख के मूल्य को प्रभावित किए बिना बाजार में उसे कितनी जल्दी बेचा या खरीदा जा सकता है, इसके स्तर को दर्शाता है। यही आपका तरलता है। एक बार और देखिए तरलता क्या है। तरलता किसी संपत्ति या साख के मूल्य को प्रभावित किए बिना बाजार में उसकी कितनी जल्दी बेचा जाए या खरीदा जा सकता है, इसके स्तर को बताता है। यही आपका तरलता कहलाता है। आइए देखते हैं तरलता के अंतर्गत M0 से लेकर M4 तक के बारे में। क्या है M0? रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, यह आपका M0 है। ये फार्मूला के रूप में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। ये चारों को, पांचों को आपको याद करना ही पड़ेगा, M0 से लेकर M4 तक को, क्योंकि ये एग्ज़ाम में
वनडे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो M0 है परिसंचरण में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों का जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। 3 प्रकार के मुद्राएं हो गई M0 के अंतर्गत। परिसंचरण में मुद्रा, RBI के पास बैंकों का जमा, तीसरा RBI के पास अन्य जमा। ये हुआ आपका M0 रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी। दूसरा है M1 नैरो मनी संकीर्ण मुद्रा। क्या है संकीर्ण मुद्रा? M1 जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। ये आपका M1 का फार्मूला है कि जनता के पास जो मुद्राएं हैं, बैंकों के पास जो मांग जमा है और RBI के पास अन्य जमा। यह हुआ आपका M1 के बारे में। याद रखेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा किसी विदेश सरकार के पास जमा शामिल नहीं होता है क्योंकि यह फॉरेन मनी है आपका। तीसरा है आपका M2। M2 में याद रखेंगे M1 को ऐड किया जाता है। M1 में क्या है? जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, RBI के पास अन्य जमा, जिसको आप पढ़े होंगे डिमांड डिपॉजिट होता है, कैश डिपॉजिट है, इन सभी के बारे में। तो M2 में M1 के साथ पोस्ट ऑफिस में जो बचत बैंक जमा होता है उसको ऐड किया जाता है। जो आप पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट किए रहते हैं उसको M2 में ऐड किया जाता है। उसके बाद है M3 वृहद मुद्रा, ब्रॉड मनी, विस्तृत मनी भी कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो M3 का फार्मूला है M1 जिसमें जनता के पास मुद्रा है, बैंकों के पास मांग जमा है और RBI के पास अन्य जमा। इसके अलावा बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा, यह आपका M3 के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहले M1 को ऐड किया जाता है। उसके बाद बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा, यह आपका M3 का फार्मूला है। याद रखेंगे इसे समस्त मुद्रा भी कहा जाता है और देश की मुद्रा प्रवाह का असली मापदंड M3 के माध्यम से ही होता है। अगला है M4। तो इसका फार्मूला है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल मांग एवं समय जमा दोनों। जो पोस्ट ऑफिस में आपका डिमांड डिपॉजिट होता है ये उसके बारे में है, जिसके अंतर्गत आपका M3 को ऐड किया गया है और पोस्ट ऑफिस में कुल मांग एवं जमा दोनों हैं। ये आपका M4 है। इस तरह से आपके मुद्रा पूर्ति की मापों की तरलता की बात करें तो तरलता में M1, M2, M3, M4 इस सीक्वेंस के अनुसार आपकी बाजार की मुद्रा की तरलता का माप क्रम है। क्रम क्या है? मुद्रा पूर्ति के मापों की तरलता का क्रम M1, M2, M3, M4। वहीं यदि मुद्रा के स्थान पर बाजार की तरलता की बात करें तो यह आपका सीक्वेंस हो जाएगा M4, M3, M2 और M1। ठीक है, यह आपका बाजार की तरलता का क्रम होगा M4 से लेकर M1 तक, जबकि मुद्रा पूर्ति की माप का तरलता है M1 से लेकर M4 तक। इस तरह से आपका M1 जो मनी है, मुद्रा का माप M1 जो है आपका सर्वाधिक तरलता है, जबकि न्यूनतम तरलता है आपका M4। यह हुआ मुद्रा पूर्ति की माप के बारे में। चलिए अंतिम टॉपिक है मुद्रा का परिवर्तन कैसे हुआ है, कब हुआ है और क्या है। आइए देखते हैं मुद्रा के परिवर्तन के बारे में। तो याद रखेंगे मुद्रा का परिवर्तन दो तरह से होता है, एक तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है और दूसरा विमुद्रीकरण होता है। सभी जानते होंगे अवमूल्यन क्या है, विमुद्रीकरण क्या है। आइए बात करते हैं पहले अवमूल्यन के बारे में, उसके बाद देखेंगे विमुद्रीकरण के बारे में। यदि किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा मूल्य को किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम कर देता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। आखिर
मुद्रा का अवमूल्यन क्या है एक बार और समझिए। कोई देश है, कोई देश की सरकार है, अपने देश की मुद्रा मूल्य को किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम कर देता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन, मान लीजिए $1 है, वर्तमान में मान लीजिए 75 रुपये है, तो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, मूल्य जो हमारा भारतीय मूल्य है उसकी वैल्यू कम है। यहीं इसे 75 के स्थान पर 90 रुपये कर दिया जाए, यह आपका मुद्रा का अवमूल्यन है कि आप $1 का मूल्य 90 रुपये रखे हैं। आखिर मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? तो वस्तु के निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को घटाने के लिए। आयात को घटाने के लिए क्यों? क्योंकि जो बाहर से जो वस्तु आती है वह ऊंचे दामों में आती है और जो भारत का वस्तु है वह बिक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि भारत का वस्तु पहले से ही महंगी रहती है। बाहर की वस्तु कम दामों में आने के कारण जो भारतीय वस्तु है उनकी खरीदी ज़्यादा नहीं हो पाती है। यही आपका मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। तो जो भारतीय व्यापारी हैं, किसान हैं, वह अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में व्यापार करेंगे क्योंकि वहाँ की मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा है। इससे निर्यात बढ़ती है और आयात घटती है। कब की कंडीशन में? तो जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है उस कंडीशन में। याद रखेंगे भारत में वर्तमान में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। कब कब हुआ है? तो आज़ादी के बाद 1949 में, सूखा के बाद 1966 के समय जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, तीसरा एलपीजी लागू होने के बाद 1991 में जब आर्थिक संकट आई थी उस समय। क्या है एलपीजी? किसी दिन पढ़ेंगे। कल हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखेंगे, जो इकोनॉमिक से संबंधित संगठन हैं उनके बारे में कल कक्षा में अध्ययन करेंगे। यह हुआ मुद्रा का अवमूल्यन कि 3 बार हुआ है, 1949 के समय, 1966 के समय और 1991 के समय। दूसरा है वहीं आपका विमुद्रीकरण। क्या है विमुद्रीकरण? जब सरकार अपने देश की मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा जारी करता है तो उसे मुद्रा का विमुद्रीकरण कहते हैं। जब सरकार अपने देश की मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा जारी करता है तो उसे मुद्रा का विमुद्रीकरण कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। आप सभी इसके साक्षी हैं कि 8 नवंबर 2016 को जिस तरह से 500 और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर किया गया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी भी छुपा के कहीं ना कहीं 500 और 1000 के नोट रखे ही रहे होंगे जो आप बाद में एक्सचेंज किए होंगे। तो घटना घटित हुई थी, याद रखेंगे 8 नवंबर 2016 को एग्ज़ाम में पूछा गया था। और भारत ने वर्तमान में की बात करें तो 3 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। एक 1946 के दौर में, एक 1978 के दौर में और तीसरा जिसके आप सभी साक्षी हैं 8 नवंबर 2016 को। याद रखेंगे 1946 के दौरान 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को बाहर किया गया था। सोचिए 10,000 रुपये के नोट्स। वहीं मान लीजिए आपका 10,000 का एक नोट अगर कहीं गुम गया। समझते हैं 10,000 रुपये का नोट कब की बात है? 1946 के दौर की बात है। 1946, अभी 2020 में हैं हम। वर्तमान की बात करें तो कम से कम इसका 10 गुना 1 लाख रुपए गुम गया, समझिए। ये था 1946 में, जिस समय 1000 रुपये और 10,000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर किया गया था। 1978 में 1000 रुपये, 5000 रुपये और 10,000 रुपये नोट को पुनः प्रचलन से बाहर किया गया था। इसमें भी आपका देखिए 1000 का नोट है, 5000 का नोट है और 10,000 का नोट है। वर्तमान में तो हमें 2000 का नोट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन पहले भी 1946 और 1978 के दौर में 10,000 रुपये का नोट प्रचलित में था। अंतिम है 8 नवंबर 2016 को। इस दिन 500 एवं 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था।
ये प्रमुख 3 बार हुआ विमुद्रीकरण है। इसको करने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जो ब्लैक मनी है, काला धन है, वह समाप्त हो जाए। लेकिन सबके पास दिमाग होता है कब ब्लैक मनी को वाइट मनी में चेंज करना है, यह आसान हो गया है। तो इस तरह से हुआ मुद्रा का अवमूल्यन और विमुद्रीकरण के बारे में। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हम मुद्रा अर्थात मनी के बारे में देखे हैं। कल की कक्षा में हम आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे। तो तैयार रहिएगा, कल तो शनिवार है, कल आप सभी का टेस्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ के भूगोल, इसका हम टेस्ट लेंगे जो वह अभी तक कक्षाएं हुई हैं उस टॉपिक के अंतर्गत। संडे को आपका पंचायती राज व्यवस्था, इसका टेस्ट होगा। तो इसी प्रक्रिया के अनुसार आपकी कक्षाएं होंगी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपका कक्षा होगा और शनिवार और रविवार इस दिन आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कल 12 बजे प्रश्नों के साथ। छत्तीसगढ़ का भूगोल तैयार रखिएगा। रिवीजन के लिए आप चैनल में जाकर छत्तीसगढ़ के भूगोल का वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।